फिल्म की शुरुआत में एक महिला जानबूझकर अपनी छाती के बटन खोल देती है और फिर अपना अंडरवेयर उतार देती है। उसके बाद वो सावधानी से तैयार होकर जल्दी जल्दी अपने पति के स्टूडियो की ओर जाती है। वो जितनी जल्दी हो सके दूसरे बच्चे की योजना पूरी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे किसी और के पहने हुए रेशमी मोजों की एक जोड़ी दिखाई देती है। टेबल पर सुरक्षा के इस्तेमाल के निशान भी थे, इसलिए वो तुरंत समझ गई कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में उसने हाथ में पकड़ी रेड वाइन की बोतल उठाई और अपने पति के सिर पर दे मारी। पति के जमीन पर गिरते ही उसने एक नक्काशी वाला चाकू उठाया और सीधे उसे घोंप दिया। पति की मौत के बाद उसने जल्दी जल्दी एक जंग लगे कागज से घटनास्थल पर बचे हुए निशानों को साफ किया। फिर जमीन पर पड़े हत्या के हथियार को उठाकर उसकी जगह एक नया नक्काशी वाला चाकू रख दिया। सब कुछ करने के बाद महिला ने घबराकर पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो बिल्कुल शांत थी। यहाँ तक कि जब उसके पति की लाश उसके सामने से उठाकर ले जाई गई तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उससे भी हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब भी उसके चेहरे से मुस्कान नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पति की मौत से उसका कोई संबंध ही नहीं है। ये नई क्राइम सस्पेंस ड्रामा है द क्राइम ऑफ कन्फेशन की कहानी। उस महिला का नाम आन युनशियू है और वो एक आर्ट टीचर है। पुलिस के सवालों का सामना करते हुए उसने बार बार कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। उसने ये भी बताया कि उस रात जब वो कार से उतरी तो उसने स्टूडियो के नीचे एक रहस्यमय आदमी को देखा था जिसने मास्क और टोपी पहन रखी थी। जहां तक कमरे में मिले रेशमी मोजों का सवाल है, उसका कहना था कि ये उसके पति की बहन के हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले केवल उसकी ननद ही स्टूडियो में गई थी। युनशियू का बयान सुनने के बाद पुलिस ने उसकी ननद को भी थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान ननद ने कहा कि वो युनशियू के पति को अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन उसने भी साफ कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। उसका कहना था कि घटना से 3 घंटे पहले ही वो स्टूडियो छोड़कर चली गई थी, लेकिन क्योंकि उसने टैक्सी का किराया नकद में दिया था इसलिए पुलिस उसे पूरी तरह शक के दायरे से बाहर नहीं कर सकी। हालांकि पूछताछ के दौरान दोनों के व्यवहार को देखकर इस केस के सरकारी वकील बाई डोंगशुन को लगा कि युनशियू में कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब युनशियू वहां से निकली तो वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा और उसने देखा कि कार से उतरने के बाद युनशियू बहुत सावधानी से अपने पीछे के निशान मिटाने की कोशिश कर रही थी। कूड़ेदान के पास कुछ था, फिर उसने परफ्यूम निकाला और अपने शरीर पर छिड़क लिया, जैसे वो अपने शरीर की किसी गंध को छिपाने की कोशिश कर रही हो। युनशियू की इस हरकत ने बाई डोंगशुन के शक को और भी पक्का कर दिया। इसलिए वो अचानक युनशियू की क्लासरूम में गया ताकि कोई और सबूत मिल सके। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसे युनशियू की मेज पर कोरोजन पेपर खरीदने की रसीद मिल गई और अपराध स्थल को भी उसी कोरोजन पेपर से साफ किया गया था। इसके अलावा पूछताछ के दौरान युनशियू ने एक बार यह भी अनुरोध किया था कि उसे स्टूडियो वापस जाने दिया जाए, क्योंकि उसे वहां से कुछ लेना है। इस बात से बाई डोंगशुन को और यकीन हो गया कि स्टूडियो में कोई छुपा हुआ राज जरूर है। इसलिए वो फिर से अपराध स्थल पर गया और पूरे अपराध की बारीकियों का अंदाजा लगाने लगा। उसने सोचा कि अगर हत्यारे ने कोरोजन पेपर से अपराध स्थल के निशान मिटाए हैं तो जो हत्या का हथियार पीड़ित के शरीर में छोड़ा गया होगा उस पर भी कोरोजन के निशान होने चाहिए। लेकिन जो नक्काशी वाला चाकू पुलिस को मिला था उस पर ऐसा कोई निशान नहीं था। इससे यह संभावना बढ़ गई कि हत्यारे ने बाद में हत्या के हथियार को बदल दिया था। इसलिए उसने सभी नक्काशी वाले चाकू पुलिस स्टेशन ले जाकर जांच करवाई। आखिरकार एक चाकू पर युनशियू के फिंगरप्रिंट मिल ही गए। इसके बाद युनशियू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पुलिस ने युनशियू के घर की तलाशी ली और वहां एक कैमरा मिला। उस कैमरे में उसके और उसके पति के जीवन के कई वीडियो रिकॉर्ड थे। उनमें से एक वीडियो में दोनों के बीच दूसरे बच्चे को लेकर झगड़ा हो रहा था। उस वीडियो में युनशियू ने अपने पति को डराने के लिए कैंची निकाल ली थी ताकि वो उसकी बात मानने से इनकार न करे। इन सब जानकारियों के आधार पर बाई डोंगशुन को लगा कि युनशियू ने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया होगा और गुस्से में नक्काशी वाले चाकू से उसकी हत्या कर दी होगी। फिर सच्चाई छिपाने के लिए उसने हत्या के हथियार को बदल दिया और बाद में स्टूडियो वापस जाने की जो उसने मांग की थी वो शायद सबूत मिटाने के लिए थी, क्योंकि स्टूडियो के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था। इसलिए मास्क पहने रहस्यमय आदमी की कहानी शायद उसने अपनी ननद को फंसाने और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बनाई थी। हालांकि उनके पास कोई सीधा सबूत नहीं था, फिर भी पुलिस ने युनशियू को जेल भेज दिया। युनशियू को दोषी साबित करने के लिए बाई डोंगशुन ने सीधे इंटरनेट पर युनशियू और उसके पति के वीडियो डाल दिए। एक वीडियो में युनशियू अपने पति के दूसरे बच्चे से मना करने पर गुस्सा कर रही थी। दूसरे वीडियो में वो अपने पति को कैंची से धमका रही थी। असल में ये सब पति पत्नी के बीच का मजाक या झगड़ा था, लेकिन सोशल मीडिया और लोगों की राय ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। आधी रात में दिखाया गया युनशियू का गुस्सा लोगों की नजर में हत्या का मकसद बन गया। यहाँ तक कि जिस वकील ने युनशियू को रखा था वो भी जनता की राय के साथ खड़ा हो गया। लेकिन असल सच्चाई वैसी नहीं थी जैसी बाई डोंगशुन ने जांच में बताई थी। दरअसल जिस दिन ये घटना हुई उस दिन युनशियू अपनी क्लास खत्म करके अपने पति को फोन कर रही थी और फोन पर उसे पता चला कि उसकी ननद भी वहां मौजूद है, क्योंकि अक्सर लोग उसके पति के पास पढ़ाई के लिए आते रहते थे। इसलिए उस समय युनशियू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे बच्चे की बात को लेकर माहौल ठीक करने के लिए उसने खास तौर पर रेड वाइन की एक बोतल भी खरीदी थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची उसने देखा कि एक रहस्यमय आदमी मास्क पहने ऊपर से नीचे आ रहा था। डर के मारे वो तुरंत कार के विंडशील्ड के पास झुककर छिप गई, इसलिए उस आदमी ने उसे नहीं देखा। उस रहस्यमय आदमी के जाने के बाद युनशियू जल्दी जल्दी स्टूडियो की ओर गई, लेकिन
लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसे एक तेज अजीब सी गंध महसूस हुई और उसका पति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो घबरा गई और उसके हाथ में पकड़ी रेड वाइन की बोतल भी टूट गई। यही सब असल में उस रात युनशियो के साथ हुआ था, लेकिन अदालत में उसने चाहे जितनी भी सफाई दी, आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युनशियो के जेल जाने के दूसरे ही महीने एक नया कैदी उससे मिलने आया। उसने कहा कि वो उसके पति की हत्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, अगर युनशियो जेल से बाहर निकलती है तो उसे बाहर जाकर उसके लिए किसी एक व्यक्ति की हत्या करनी होगी। अब सवाल ये है, क्या युनशियो इस शर्त को मान लेगी और आखिर उसके पति का असली कातिल कौन है?